हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो टॉप 5 वायरल प्रश्न होने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। ये आपको इसमें 5 प्रश्न 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव, जो आपको 5 मार्क्स वाला आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5-5 मार्क्स में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का है, जो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे, केंद्र सरकार 2005 ईस्वी में भारत में 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। वही कानून क्या कहलाएगा? मनरेगा कहलाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखिएगा मनरेगा के निम्नलिखित उद्देश्य जो इस प्रकार है। पहला उद्देश्य लिखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने के लिए सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, उन लोगों को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना है। क्लियर है? पहला पॉइंट हम लोग लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रस्तावित रोजगार की 1/3 भाग महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रख देना, मतलब आरक्षित करना। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकने में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। पांचवा उद्देश्य क्या था, भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने वाले कामों को वरीयता देना। छठा उद्देश्य हमारा क्या था, तो 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को काम उपलब्ध कराना। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मनरेगा के जो भी उद्देश्य था हम लोग देख लिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो लिए हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो खुली बेरोजगारी देखिए, इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो काम करने के योग्य है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। समझ में आ गया? इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, खुली बेरोजगारी। क्लियर है? 2 पॉइंट हमने लिखा। तीसरा पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। चौथा, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। चलिए हम लोगों ने देख लिया खुली बेरोजगारी। हम लोगों ने देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। तो बोल रहा है इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन यदि उन्हें हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होता है। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है खुली बेरोजगारी। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत किसी काम में जो आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। ये भी आपका 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, डिफरेंस वाला। सार्वजनिक क्षेत्र देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का मालिकाना हक रहता, स्वामित्व रहता और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे भारतीय रेल सेवा, सेल इत्यादि। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण पे हमेशा वृद्धि करना होता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखेंगे, सरकार समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं में बहुत अधिक पैसे निवेश करती है, जैसे आपको सड़क बना रही है, पुल, बंदरगाह आदि के निर्माण पर निवेश करते हैं। चौथा पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं, कई क्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली इत्यादि। ठीक है, ये हम लोग क्या देखें, तो हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का हम लोग देखें। अब निजी क्षेत्र में चलिए हम लोग देखते हैं। तो निजी क्षेत्र के लिए हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट, निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों का स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी कोई भी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड, हीरो साइकिल्स लिमिटेड। ये सब क्या है, सब खुद का कंपनी में, खुद का कंट्रोल में है। दूसरा, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है, भैया कोई समाज कल्याण नहीं करना।
निजी क्षेत्र अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसे लंबी एवं बड़ी पूंजी वाली परियोजनाओं में निवेश नहीं करती है। आप आगे बोल रहा है, निजी क्षेत्र में एक ऐसा कोई दायित्व नहीं होता है कि यदि वह ऐसी सेवाएं प्रदान करता है तो उसके लिए काफ़ी पैसा लेता है, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट अस्पताल हो गया इत्यादि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मौसमी बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी में ज़रा अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी को देखते हैं। जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार उपलब्ध नहीं होता है उसे मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। जब वर्ष में एक साल में कुछ महीने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जब कृषि कार्य होता है, जैसे बुआई कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिल पाता। छिपी हुई बेरोजगारी चलिए हम लोग देखते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग देखते हैं, किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। आगे देखिए, अतिरिक्त श्रमिकों को काम न करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध न होने पर सभी लोग अपने खेतों पर काम कर रहे होते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य 2 क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, जरा बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र का काम क्या है, जो कृषि से रिलेटेड काम होता है प्राथमिक क्षेत्र, ये पहला स्टेप है। दूसरा जो द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो जो प्राकृतिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को निर्मित वस्तुओं में मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बदलता है, विनिर्माण के द्वारा वो द्वितीय कार्य है। तृतीय कार्य देखिए, तृतीय कार्य अन्य 2 क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। इसका कारण यह है कि यह दोनों क्षेत्र को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जबकि वह क्षेत्र अपने आप वस्तु उत्पादित नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्र में शामिल क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों को विकास में सहायक करती है। बोलो तृतीय क्षेत्र बोलता है हम किसी चीज़ को उत्पादक नहीं करेंगे, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, चलिए मदद करते हैं। अर्थात वह क्रियाएँ, यह क्रियाएँ उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। उदाहरण के लिए परिवहन क्या करता है, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, व्यापार क्रिया, ये सब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप, ये सब क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। जो वस्तु अन्य क्षेत्र को उत्पादित की गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रक या रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इन वस्तुओं को गोदाम या शीतगृह में भंडारण की ज़रूरत के लिए इन संदर्भ में भी कई लोगों से बातें भी करनी पड़ती है। एक बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ता है, तो बैंक में हमारा क्या है, जो सेवा दे रहा है। इस प्रकार परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार, बैंकिंग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता देता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्षेत्र सबसे अलग है और इस क्षेत्र में वस्तु को उत्पादित नहीं करता है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। तो देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग मोस्ट 5 क्वेश्चन हम लोग देखे जो 5-5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।